हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 इंग्लिश की स्टोरी ब्रिंगिंग अप कारी, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में लेखक ने अपने उन दिनों के बारे में बताया है जब वह 9 वर्ष का था और उसकी मुलाकात एक 5 महीने के हाथी के बच्चे से हुई थी जिसका नाम कारी था। कारी को उसकी देखभाल के लिए लेखक के पास दिया गया था। फिर आगे लेखक हमें बताता है कि पहले के 2 वर्षों के दौरान वह हाथी की पीठ तक आसानी से पहुंच सकता था। लेखक और कारी दोनों एक ही साथ बड़े हो रहे थे। फिर लेखक आगे बताता है कि कारी एक मंडप में रहता था जो एक उखड़ी हुई छत के नीचे जो मोटे पेड़ के तने पर टिकी हुई थी, ताकि जब कारी उस खंबे से टकराए तो वह गिर ना सके। लेखक आगे बताता है कि कारी ने सबसे अच्छी चीज़ जो की थी वह कि उसने एक लड़के की जान बचाई थी। आगे लेखक बताता है कि कारी पूरे दिन में 40 पाउंड मुलायम टहनियाँ खाता था और वह उसे हर दिन सुबह के समय नहाने के लिए नदी में भी ले जाता था और कारी रेत के तट पर लेट जाता था। फिर वह उसे 1 घंटे तक नदी की साफ रेत से रगड़ता था। इसके बाद कारी कुछ देर तक पानी में ही पड़ा रहता था। फिर जब वह बाहर आता था तो उसका शरीर पूरी तरह से चमक जाता था और यह देखकर लेखक को बहुत खुशी होती थी। आगे लेखक हमें बताता है कि वापस आते समय वह कारी को जंगल के किनारे छोड़कर खुद उसके लिए टहनियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। फिर वह कहता है कि कारी के भोजन को बड़े आराम से चुनना होता था। आगे वह कहता है कि इन टहनियों को काटने के लिए उसे एक बहुत तेज कुल्हाड़ी भी चाहिए। फिर वह कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगभग आधा घंटा लगा देता है ताकि कारी के लिए सही प्रकार का भोजन ला सके, क्योंकि कारी सिर्फ हरी भरी टहनियाँ ही खाता था और वह कटे फटे टहनियों को बिल्कुल भी नहीं छूता था। फिर लेखक आगे बताता है कि कारी के लिए टहनियाँ और पौधे प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि उसे सबसे नाजुक और कोमल टहनियों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना होता था। और कारी बरगद की पेड़ की टहनियों का बहुत शौकीन था। अब लेखक हमें बताता है कि मार्च में एक दिन जब वह कारी के लिए भोजन जमा करने के लिए बरगद की पेड़ की टहनियाँ काट रहा था तो तभी उसने कारी की आवाज़ सुनी। लेखक आगे बताता है कि उस समय कारी बहुत छोटा था और उसे लगा कि कोई उसे चोट पहुंचा रहा है, इसलिए वह पेड़ से नीचे आया और बहुत तेजी से जंगल के किनारे पर पहुंचा जहां उसने कारी को छोड़ा था। लेकिन जब वह कारी को बचाने के लिए वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि कारी वहां पर नहीं था। लेखक आगे बताता है कि उसने कारी को सभी जगह देखा, फिर भी वह उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर वह पानी के किनारे के पास गया जहां उसने देखा कि कुछ काले रंग की चीज पानी की सतह पर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। फिर लेखक को समझ आया कि यह कारी है और उसे महसूस हुआ कि वह डूब रहा है। लेखक को यह एहसास भी हुआ कि वह पानी में कूदकर उसे नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसका वजन 400 पाउंड था। फिर उसी समय लेखक ने कारी को पानी से बाहर निकलते हुए देखा। वह तड़प रहा था और किनारे में आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कारी ने लेखक को अपनी सूंड से पानी में धकेल दिया और लेखक पानी की धारा में गिर गया। फिर लेखक आगे बताता है कि वहीं पर उसने देखा कि एक लड़का नदी के तल पर लेटा हुआ था। फिर लेखक ने उस लड़के को पानी की सतह पर डूबता हुआ देखा तो वह पानी के अंदर उसे बचाने के लिए चला गया। कारी भी वहीं पर खड़ा था और उसके पैर रेत के किनारे में लगे हुए थे। फिर आगे लेखक बताता है कि कारी ने अपनी सूंड को उसकी तरफ आगे बढ़ाया
और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। फिर लेखक आगे कहता है कि उसने गोता लगाया और डूबते लड़के के शरीर को सतह पर खींच लिया, लेकिन वह जानता था कि वह अच्छा तैराकी नहीं है और ना ही वह उसे बचा सकता था। इसके बाद लेखक आगे बताता है कि कारी अचानक से एक बाज की तरह उसके पास आया और उसने अपनी सूंड आगे की ताकि वह उसे बाहर की ओर खींच सके। फिर लेखक ने उसकी सूंड को पकड़ने के लिए जब अपना हाथ ऊपर उठाया तो वह फिसल गया और पानी के नीचे चला गया। उसने देखा कि पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए उसने पैरों से नदी की सतह पर लात मारी और ऊपर की ओर पहुंच गया। लेखक आगे बताता है कि कारी किसी बच्चे से कम नहीं था और उसे अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी था, नहीं तो वह आगे और भी शरारतें कर सकता था। आगे लेखक बताता है कि एक दिन कारी ने कुछ केले खा लिए तथा उसे केले से लगाव भी हो गया। फिर आगे लेखक बताता है कि उसके घर के डाइनिंग रूम में एक खिड़की के पास मेज पर काफ़ी सारे फल रखे होते थे, लेकिन अब केले लगातार गायब हो रहे थे और परिवार के लोगों ने सभी फलों को खाने के लिए नौकरों पर आरोप लगा दिया। आगे लेखक बताता है कि कुछ ही दिनों बाद फल फिर से गायब हो गए और सारा दोष उस पर लगाया गया और वह जानता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद उसके मम्मी पापा और नौकरों ने उस पर खूब गुस्सा दिखाया, लेकिन लेखक जानता था कि ये सब सिर्फ कारी कर रहा है। आगे लेखक बताता है कि एक दिन उसने कारी के मंडप में एक केला देखा और यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि कारी हमेशा टहनियों में ही रहता था। लेकिन लेखक अब अपने शक को दूर करना चाहता था और कारी को खुद पकड़ना चाहता था। आगे लेखक बताता है कि अगले दिन जब वह डाइनिंग रूम में बैठा था तो यह सोच रहा था कि उसे टेबल में से कुछ फल लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा की अनुमति के बिना फल की तरफ देखता भी नहीं था। तभी उसने देखा कि एक काली सी चीज जो कि सांप की तरह लग रही थी, अचानक खिड़की से सभी केले लेकर गायब हो गया। लेखक यह देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उसने कभी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था और उसे लगा कि जरूर ये एक भयानक सांप होगा जो सारे फल खा गया। वह उसे देखने के लिए कमरे से बाहर की ओर चला गया। आगे लेखक बताता है कि उस समय उसे बहुत डर लग रहा था कि वह सांप दोबारा घर में वापस ना आ जाए और सभी फल ना खा जाए, कहीं वो सभी घर वालों को ना मार डाले। लेकिन जैसे ही वह उसे देखने के लिए बाहर की ओर गया तो उसने देखा कि कारी मंडप की तरफ जा रहा था। लेखक आगे बताता है कि उसे लगा कि वह कारी के साथ रहेगा तो उसे डर नहीं लगेगा, इसलिए वह कारी के पीछे पीछे मंडप की ओर भाग गया। तभी उसने देखा कि कारी केले खा रहा है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया और इस अचरज में पड़ गया कि कारी के चारों तरफ केले ही केले बिखरे पड़े थे। इसके बाद लेखक हमें बताता है कि कारी ने अपनी सूंड को फैलाया और उस समय वह सूंड एक काली सांप की तरह लग रही थी। उसके बाद लेखक कहता है कि उसने कारी के कान को पकड़ा और उसे बाहर निकाला ताकि वह अपनी मम्मी पापा को दिखा सके। इसके बाद लेखक ने अपने मम्मी पापा को बताया कि यह कारी था जो हफ्ते से सभी फल खाए जा रहा था। इसके बाद लेखक ने कारी को डांटा और उससे कहा कि अगली बार जब वह उसे फल चुराता हुआ देखेगा तो उसे कोड़े मारेगा। आगे लेखक हमें बताता है कि कारी की इन हरकतों से सब उससे नाराज थे, यहाँ तक कि नौकर भी। और इसके बाद कारी भी बहुत शर्मिंदा हुआ था और उसने फिर कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, पर अगर कोई उसे फल खाने को देता तो वो बहुत खुश हो जाता था। आगे लेखक बताता है कि एक हाथी गलत काम करने पर सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन उसे आप बिना किसी कारण के सजा देते हैं तो वह उसे याद भी रखता है और बाद में उसका बदला भी लेता है।
आगे लेखक हमें कारी के प्रशिक्षण के बारे में बताता है और कहता है कि एक हाथी को सब कुछ सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, और उसे ऐसे सिखाना चाहिए जैसे हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। अगर आप उसे धत कहेंगे और उसके कान खींचते हैं तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। इसी तरह यदि आप माली कहेंगे और उसकी ट्रंक को आगे बढ़ाते हैं तो वह धीरे धीरे सीखेगा कि अब उसे चलना है। आगे लेखक कहता है कि आप केवल एक सीढ़ी के साथ उसकी पीठ तक पहुंच सकते हैं, इसलिए धत कहकर उसे बैठाना सिखाना चाहिए ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सके, क्योंकि हर समय एक सीढ़ी लेकर चलना मुश्किल होगा और हर समय सीढ़ी लेकर चलना कौन चाहेगा। आगे लेखक कहता है कि हाथी को पढ़ाने के लिए सबसे कठिन चीज मास्टर कॉल है, क्योंकि मास्टर कॉल को सिखाने में लगभग 5 साल लग जाते हैं। मास्टर कॉल उस आवाज की जैसी होती है जो एक बाघ व एक सांप की लड़ाई के दौरान आने वाली हिसिंग की आवाज के जैसी होती है। इसके बाद लेखक हमें बताता है कि मास्टर कॉल से क्या होता है। वह कहता है कि जब कभी भी आप जंगल में खो जाओ तो आप एक मास्टर कॉल से हाथी को बुला सकते हो और हाथी मास्टर कॉल को सुनते ही अपनी ट्रंक से सारे पेड़ों को उखाड़ देगा और इससे सभी जानवर डर जाएंगे। और ये सब कुछ आप चांदनी रात में भी देख सकते हो। यहाँ तक कि आप दूसरी दिशा में चलने वाले स्टैग को भी देख सकते हो जो कि एक प्रकार का हिरन ही है, और आप पास ही में बैठे हुए उस बाघ को जो कि घुर्रा रहा होता है, यहाँ तक कि वह भी बहुत डर जाता है जब हाथी मास्टर कॉल को सुनते ही एक एक करके पेड़ों को हटाता है और घर तक रास्ता बना देता है। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जानवर मनुष्यों की तुलना में कभी कभी अधिक प्यार करने वाले, बहादुर और समझदार भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।